बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का लेक्चर बहुत अहम होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें कवर की थी उसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात हुई थी। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने 6 हिस्से उसके देखे थे: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू पेमेंट। अब आपको ये सिखाना है कि यार ये समराइज़ कैसे होती है, तो आप उसकी समराइजेशन पे हम छोटा सा एक बात करेंगे और कुछ टर्म्स की बात करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर होगा। आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपने पढ़ा था, स्पाइसर पैगलर की डेफिनेशन में बात पढ़ी थी। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड्स। अब आप समरी बनाते हैं ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस की, समरी होती है कैश ट्रांजेक्शंस की जिसमें उसके हेड्स को समराइज किया जाता है। अब बच्चों को ये बात ना समझ में आ रही होती कि ये कैसे समराइज होती है, तो यहां पे मैंने एक कैश बुक बनाई है। अब मैं से कैश बुक को रिसीट्स एंड पेमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ओनली, फॉर द मंथ ओनली। इसे मैंने ये इंडिकेशन दी है कि ये जनवरी की कैश बुक है। यहां पे मैंने जब एक लोन लिया, सब्सक्रिप्शन ली, इंटरेस्ट इनकम ली, सैलरीज पे की, पेमेंट साइड है, रिपेयर्स पे किया, टेलीफोन का बिल पे किया, और मेरे पास कैश इन हैंड जिसे हम बैलेंस सीडी भी बोलते हैं, वो कितना बचा? 90,000। अब ये है जनवरी की। अब इसी तरह एक बेटा बनी होगी फरवरी में, एक बनी होगी मार्च में, अप्रैल में, मई में, क्योंकि कैश बुक की डेफिनेशन बात शामिल है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ओनली। तो हर महीने में एक एक कैश बुक बनी होगी। मैं डायरेक्ट आपको यहां से स्विच कर रहा हूं दिसंबर में। हम पहुंच गए दिसंबर में। अब दिसंबर में भी इसी नौइयत के कुछ अखराजात हुए होंगे, देखते हैं। अब जो बैलेंस वहां का इससे पिछले साल का क्लोजिंग था वो इसका ओपनिंग होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो बैलेंस था क्लोजिंग, ये ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन जाहिर है अगर मैं दिसंबर में खड़ा हूं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा नवंबर का। जो नवंबर का क्लोजिंग होगा वो मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा दिसंबर में। मैंने इस साल क्या किया, या इस महीने में क्या किया, मैंने सब्सक्रिप्शन और रिसीव की 20,000 की, इंटरेस्ट इनकम रिसीव की 10,000 की, सैलरी फिर पे की, रिपेयर्स फिर पे किया, टेलीफोन फिर पे किया, और एक मैंने एसेट भी परचेज कर लिया। अच्छा, यहां पे बताने का मकसद यह है कि आप हर महीने, जाहिर है जब आप किसी की सैलरी पे कर रहे होंगे, आप किसी की रिपेयर मेंटेनेंस करते होंगे, तो वो ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सेम होते हैं। देखिए, प्रिंटिंग है, फोटोकॉपी है, स्टेशनरी है, दे ऑल एक्सपेंसेस आर इन ऑल ऑफ सेम नेचर, और हर महीने में होंगे, और ये रैकरिंग नेचर होंगे, बार बार होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कभी कभी होती हैं, जो साल में एक बार होती हैं, जो नॉन रैकरिंग नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले वाले में एक लोन लिया, अब हर रोज थोड़ी लोन लिया जाता है, 5 साल के लिए लोन ले लिया मैंने। और इसी तरह इसमें आप देख रहे हैं मैंने एक फर्नीचर परचेज किया। इसी तरह आप बहुत से एसेट परचेज कर सकते हैं, बहुत सी कैपिटल नेचर आइटम्स को इन कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास 2 हिस्से बन गए। अब मजे की बात यह है, अगर ये 6 भी बनी होती, 7 भी बनी होती, 8 भी बनी होती, जब मैंने सम करता, इन्हें इकट्ठा करता, इन्हें समराइज करता बाय कीपिंग इन व्यू द सेम हेड्स। देखिए बेटा, ये हेड्स हैं आपके। अब जो हेड्स कॉमन होते हैं उनको हम हेड्स लिखते हैं इन्हीं नाम से। लेकिन ऐसा एक्सपेंस जो रैंडमली होता है, कभी कभार होता है, वंस इन अ ब्लू मून होता है, उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिसलीनियस, मुतफर्रिक। तो वहां पे लिखते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस। या अगर कोई ऐसी इनकम है जो कभी कभार होती है, कभी हो गई कभी नहीं हुई, तो बेटा वहां भी क्या लिखा जाएगा? मिसलीनियस। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें पैडी कैश में बताई जाती हैं कि जी अगर कोई हेड कॉमन है तो आप उसको हेड शो करें, कोई हेड कॉमन नहीं है तो आप उसे एज ए मिसलीनियस एक्सपेंस शो कर सकते हैं या मिसलीनियस इनकम शो कर सकते हैं। ये मेरे पास तमाम हेड है। अब अगर मैं इन दोनों कैश बुक को मर्ज कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? इनकी समरी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इस सैलरी में बेटा ये वाली सैलरी ऐड हो जाएगी, इस रिपेयर में ये वाली रिपेयर्स ऐड हो जाएगी, इस टेलीफोन एक्सपेंस में ये वाला टेलीफोन एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, फर्नीचर यहां है यहां नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही ऐसे ही आएगा इतनी वैल्यू से। रिसीट साइड पे देखें, ये लोन है, इसका ऐसा कोई लोन यहां पे नहीं है। सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जब हम इनको ऐड करके दोबारा जब इन दोनों को हम एक ही जगह इकट्ठा करेंगे तो हम उसे क्या टाइटल देंगे? उसे देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
और जब उसे इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो जब हम उसे इकट्ठा करेंगे और एंड में जब अपना बैलेंस फाइंड करेंगे तो बेटा ये सेम होगा। भी देखे ना, यहां पे एक बैलेंस ये आ रहा है और एंड में ये आ रहा है, तो हम इसका जो एंडिंग बैलेंस तक पहुंचेंगे दैट वुड बी द सेम। अब इसे मर्ज कैसे किया जाएगा, मर्ज करके कैसे लिखते हैं बेटा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, अब वहां जाके देखते हैं रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाई जाती है, उन्हें कैसे समराइज किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, अब यहां मैंने कैश बुक का टाइटल नहीं देना क्योंकि हमें डेफिनेशन ने बाउंड कर दिया। भाई रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या है, लास्ट आपके लेक्चर में डिस्कस हुआ था, इट इज एवरेज्ड कैश बुक। ये एवरेज कैश बुक्स है, हम इसे समराइज फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जो डेबिट साइड है उसमें सारी रसीट्स आएंगी, ऑल इन रसीट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो क्रेडिट साइड है उसमें सारी पेमेंट्स आएंगी इन द फॉर्म ऑफ कैश। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस, एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस। अब देखें हमसे कैसे हम इसे मर्ज कर रहे हैं, कैसे समराइज कर रहे हैं। देखिए, मैंने लास्ट बोर्ड पे आपको बताया था कि सैलरी में ऐड हो जाएंगी। जब सैलरीज को आपने सैलरीज में ऐड किया तो अमाउंट कितनी बन गई बेटा, 30,000। रिपेयर्स में रिपेयर्स ऐड हुई 10,000। टेलीफोन में टेलीफोन एक्सपेंस ऐड हुआ 10,000। फर्नीचर किसी में ऐड नहीं हुआ, सेम फिगर आ गई। रिसीट साइड पे देखिएगा, सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन ऐड की 60,000। बैंक लोन अकेला है। इंटरेस्ट इनकम की 2 फिगर्स मौजूद थी तो कितना हो गया, 30,000। अब इसका मतलब है जो भी यहां पे हेड है, अगर वो 6 दफा है, 7 दफा है, 10 दफा है, 12 दफा है। देखिए 12 जरा स्टैंडर्ड है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इसे करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से। जब इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से किया जाता है तो हमने उसे 1 साल के लिए बनाना है। अगर यहां पे कुछ आइटम्स, इनकम या एक्सपेंस की आइटम 12 महीने से ज्यादा हैं या 12 महीने से कम हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम या तो किसी को ऐड करते हैं या किसी को लेस करते हैं, जिसे आप आउटस्टैंडिंग का नाम भी दे सकते हैं, प्रीपेड का नाम भी दे सकते हैं, अनअर्न्ड का नाम भी दे सकते हैं, एक्रूड का भी। पार्ट 1 में आपको ये तो बताया जाता है ना, इसे ऐड कर दें, लेस कर दें। तो आज मैंने जरा पिछले लेक्चर में एक लाइन खींच दी थी कि हम उसे ऐड या लेस क्यों करते हैं। अब जब आप इस रसीट्स का सारा टोटल करेंगे और इसमें से ये तमाम पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो बेटा आखिर में वही अमाउंट बचेगी जो आपने आखिरी वाली कैश बुक की देखी थी, क्योंकि हम उसका बैलेंस लेके जा रहे होते हैं ना, बैलेंस कैरी कर रहे होते हैं। तो ये होती है समराइजेशन। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से रिपेयर्स, एक्सपेंस वगैरह जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं, यानी कि रेवेन्यू नेचर पेमेंट है, और ये कैपिटल नेचर पेमेंट है, और ये बैलेंस है, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये भी रेवेन्यू रिसीट है, यहां ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो ये भी आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम जब कैश बुक के हिस्से बनाए थे कि हम कैश बुक को डिसाइड करने के लिए उसके 6 हिस्से बनाए थे। 3 रिसीट साइड पर थे और 3 पेमेंट साइड पे थे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल रिसीट्स थी, रेवेन्यू रिसीट्स थी, और पेमेंट साइड पर रेवेन्यू पेमेंट्स थी, कैपिटल पेमेंट्स थी, और क्लोजिंग बैलेंस था। जब हम उसे इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं तो ये बन जाती है आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था, जो सवाल आपको दिया जाएगा उसमें वो हेड्स मेंशन नहीं होते, और मैंने लास्ट टाइम ये भी मेंशन कर दिया था कि आप कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। उसके अलावा सारी आइटम्स रेवेन्यू होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो नजर आ रहा होता है। अब यहां देखिए कोई हेडिंग नहीं दी मैंने, ये कैपिटल रिसीट्स है, ये कैपिटल पेमेंट है, ये फलानी चीज है, ऐसी कोई हेडिंग यहां पर नहीं दी गई। अब बेटा इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल होगा, वो टर्म्स आपके डेफिनेशन का हिस्सा भी हैं, मीन शॉर्ट आंसर में भी आती हैं, उस पर एमसीक्यूज भी बनाए जाते हैं। तो अब हम उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं और इसको फिर आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली टर्म बहुत मशहूर टर्म है आपके पास, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली मंथली, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। कौन देगा? मेंबर्स देंगे। अब मेंबर्स कब बनते हैं बेटा? जब वो एंटर होते थे, एंट्री फीस देंगे, मेंबरशिप फीस देंगे तो मेंबर बन जाएंगे। जब आप मेंबर बन जाते हैं, वंस यू बिकम अ मेंबर, तो टू कीप योर मेंबरशिप अलाइव यू हैव टू मेक द पेमेंट ईयरली और मंथली। आपको एक पेमेंट मखसूस रकम देनी पड़ती है, जी आप इस क्लब के मेंबर हैं, अब आप ये पैसे देंगे, चाहे वो मंथली दें चाहे वो आप ईयरली दें। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो मंथली और एनुअली मेंबरशिप अलाइव रखने के लिए द अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द मेंबर मंथली और एनुअली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, द क्वेश्चन अराइजेस, किसको देंगे? टू द नॉन डेटिंग कंसर्न, टू द नॉन डेटिंग कंसर्न। अब इसका जो ट्रीटेड है, इसका जो ट्रीटमेंट है,
इट इज ट्रीटेड एज ए इनकम, हम इसे इनकम लेते हैं, या एज पर एडजस्टमेंट्स, हम इसे ट्रीटेड एज ए इनकम और एज पर एडजस्टमेंट। नॉर्मली ये इनकम होती है, लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन वो आपने 1 साल की मांगी और किसी साहब ने आपको 2 साल की और मजीद एडवांस में दे दी, तो बेटा वो तो अनअर्न इनकम हो जाएगी ना आपके लिए। आपको 1 साल की चाहिए थी, उसने 2 साल की दे दी, तो आप क्या करोगे, इनकम ज्यादा होगी। भाई वही बात हुई ना पहले, मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको 12 महीने की इनकम चाहिए थी, लेकिन आपको 36 मंथ्स की इनकम रिसीव हो गई, यानी कि मजीद 2 साल की और मिल गई, तो आप 2 साल की इनकम को यहां से लेस कर देंगे। तो इसलिए ये अनअर्न्ड इनकम है, हमें इसके एडजस्टमेंट से मदद लेनी पड़ेगी। इसको क्या करना है, जब मेंबर्स बन जाते हैं आप, तो एक हेड आता है हमारे पास डोनेशन। डोनेशन इज पेड बाय द मेंबर और द नॉन मेंबर बाय द वे ऑफ गिफ्ट। किसको, टू द नॉन डेटिंग कंसर्न। अब डोनेशन में भी आप डिपेंड करते हैं, ये रेवेन्यू भी हो सकती है बेटा और कैपिटल भी हो सकती है। भाई अगर रूटीन में डोनेशन आ रही है, डोनेशन सिंपल सी डोनेशन दे रहा है, तो वो रेवेन्यू होगी। लेकिन अगर वो कहता है डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर कंप्यूटर है, डोनेशन फॉर वाटर कूलर है, तो बेटा वो फिर स्पेसिफिक हो गई, वो क्या हो गई, कैपिटलाइज हो गई। और एक बात हमेशा याद रखें, जो रेवेन्यू नेचर आइटम है, लास्ट लेक्चर में बात क्लियर हुई थी, वो आप लेके जाते हो कहां पर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल नेचर आइटम्स है वो कहां लेके जाते हैं आप, बैलेंस शीट्स में। अब ये आगे डोनेशन, अभी तक आपने इस बोर्ड पर 2 चीजें देखी। एक तो आपने समरी देखी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समराइज कैसे किया जाता है, किस तरह उसकी समरी बनाई जाती है। उसके बाद आपने देखा टर्म्स, और अभी तक हमने आपको 2 टर्म्स बताई हैं, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। दोनों बहुत अहम हैं। अक्सर सवाल में सब्सक्रिप्शन तो मस्ट होती है ना बेटा, उसके बगैर तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी है। बोर्ड में ऐसा सवाल आया था कि सोर्स ऑफ इनकम क्यों होते हैं या क्या होते हैं, नॉन ट्रेडिंग के कौन से होते हैं, तो उसमें एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिससे वो पैसे वसूल करता है या इकट्ठे करता है, वो है सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फिर डोनेशंस, लोग उन्हें डोनेशंस देते हैं। नहीं जी, इससे बाकी टर्म्स के लिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके हम बाकी टर्म्स को क्लियर करते हैं। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। एक और टर्म बहुत अहम, लाइफ मेंबरशिप फी। भाई कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो बार बार मंथली पेमेंट नहीं करना चाहते, एनुअली पेमेंट करना नहीं चाहते, तो एक लम सम, इकट्ठी अमाउंट ही इदारे को जमा करा देते हैं, इकट्ठी अमाउंट इदारे को जमा करा देते हैं एज ए मेंबरशिप फी, उसे हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अब लम सम अमाउंट इज पेड बाय द मेंबर फॉर टू बिकम द मेंबर फॉर द होल लाइफ। फॉर द मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर फॉर होल लाइफ, या अपनी मेंबरशिप को पूरी उम्र के लिए उसके जो उसकी लाइफ होती है उसके लिए सिक्योर करवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। नॉर्मली इट इज कैपिटल रिसीट, नॉर्मली इट इज कैपिटल रिसीट और एज पर द एडजस्टमेंट। अगर वो कहता है लाइफ मेंबरशिप फी में आपके पास 1 लाख रुपया है, वो कहता है जी इसमें से आप 30,000 इनकम बना लें और बाकी आप कैपिटलाइज कर दें। वर्ड सुनिएगा, अक्सर क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें। तो आप क्या करेंगे, 30,000 को इनकम बनाएंगे और 70,000 को कैपिटलाइज कर देंगे। फिर सुन लें, 30,000 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पर, और 70,000 जो आप कैपिटलाइज कर रहे होंगे वो जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। इसके बाद एक लेगेसीज होता है हमारे पास। लेगेसीज अमाउंट रिसीव बाय द नॉन डेटिंग कंसर्न एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। ऐसे लोग जो वफात पा जाते हैं, वो कोई अपना तरका या वसीयत लिख जाते हैं कि मेरे जायदाद में से इतना पैसा फलाने रफाही काम के लिए आप दे दें, तो दिस इज कॉल्ड लेगेसीज। लेगेसीज इज द बेसिकली अ कैपिटल रिसीट, इज द कैपिटल रिसीट। अगेन अगर आप में इसमें से कोई चीज इनकम बनानी है तो यू हैव टू फॉलो द एडजस्टमेंट्स। आपको एडजस्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कहता है जी सारी की सारी आप कैपिटलाइज कर दें, कैपिटलाइज कर देंगे। अगर कहेंगे इसमें से कुछ आप इनकम बना लें, तो आप इसमें से कुछ पोर्शन जो है उसे इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। ऑनरेनियम, इजाजिया। बहुत दफा बेटा ऐसा होता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मशहूर पर्सनैलिटीज को अपने इदारे में कॉल करते हैं। वो आते हैं, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, कोई ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, कोई सिंगर होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो वहां पे मोटिवेशनल लेक्चर्स आपको देते हैं। उससे क्या होता है, इदारा वो ये
सेटअप करवा रहा होता है, लोग वहां पे आते हैं, जाहिर है वहां आएंगे, उसकी एंट्री फीस देंगे, तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। लेकिन वो उस सोर्स ऑफ इनकम में से वो उस शख्स को कुछ पैसे अदा करते हैं ऑनरेनियम, एजाजी तौर पर, अमाउंट पेड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू द पर्सन इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर और आर्टिस्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस। दिस इज बेसिकली अ रेवेन्यू, ये आपकी रेवेन्यू पेमेंट है और ये एक्सपेंस साइड पर आपको मिलेगी, यानी कि आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड पर शो कर सकते हैं। एंडोमेंट फंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं उनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो सच टाइप ऑफ फंड्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू जनरेट द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, टू जनरेट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। भाई मेंबर्स आज हैं कल नहीं है, तो कोई तो ऐसा सोर्स हो जहां से हमारे पास वो इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए। अब ये जो है जितने फंड्स होते हैं, फंड्स के बारे से बता दूं, ज़कात फंड हो जाए, एंडोमेंट फंड हो गया, कोई भी फंड हो जिसके साथ लस फंड लिखा होता है, इसका एक छोटा फीचर होता है, इतनी अमाउंट आप अपने इदारे से निकालकर बाहर किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उस पे कुछ आप अर्निंग लेते हैं। अब इस पे जो कुछ अर्न होना शुरू हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी इसका प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, वो आपकी इनकम कहलाएगी। तो इसलिए सच टाइप ऑफ द फंड्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स टू जनरेट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि ये फंड है, हमने पहले भी पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा, जो रिजर्व्स या फंड्स होते हैं दे विल फाइंड प्लेस इन द बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली ये आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इसके जरिए आने वाली जो इनकम है वो आपकी इनकम होगी, उसे आप इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि ये क्या है बेटा, कैपिटल रिसीट है। और जब आपने कैपिटल रिसीट्स के हेड पढ़े थे, जब मैंने वहां पढ़ाए थे, तो मैंने वहां भी मेंशन किया था कि ये जो है एंडोमेंट फंड है, ज़कात फंड है, ये आपकी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। और कैपिटल रिसीट जो हैं ये कहां जाती हैं, बैलेंस शीट्स में। कहां जाती हैं, बैलेंस शीट में। और ऑब्वियसली अगर ये आपने ओपनिंग में था, आपने कोई 2 साल पहले एक फंड जनरेट किया, तो बेटा अगर वो फंड वाइंड अप नहीं हुआ, वो फंड खत्म नहीं हुआ, उसे आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। कुछ बच्चे ना यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है ना, आपने 2010 में मशीनरी ली, तो अगर मशीनरी नहीं बेची तो वो 2011 में भी नजर आएगी, वो 2012 में भी नजर आएगी आफ्टर द डेप्रिसिएशन, 2013 में भी नजर आएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। बच्चे क्या समझते हैं शायद ये साल के शुरू की चीज थी, ये वहीं रह गई। ना ना ना, वो कैरी होगी बेटा, वो आगे कैरी की जाएगी। तो बेटा ये आज के लेक्चर में हमने जो बहुत सारी बातें, बहुत अहम बातें डिस्कस की, जहां से बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहला था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए आपको कोई सवाल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का नहीं आएगा, लेकिन आपकी किताबों में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। बच्चा वहां से कंफ्यूज होता है, ये कहां से बन गई, ये कैसे आ गई, ये हमने कहां से लिख दिया, एडजस्टमेंट भी नहीं थी। अब देखें ना, मैंने यहाँ पे लास्ट बोर्ड पर जब उसको समराइज किया तो मैंने सैलरीज में सैलरीज को ऐड किया। ऐसी किसी के ज़हन में सवाल आ जाए, भाई एडजस्टमेंट कहाँ है, सर ने कैसे ऐड कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम समरी बना रहे हैं। ऐसी चीज जो एक साल में बार बार हुई, हमने उसे एक हेड के नीचे इकट्ठा कर दिया। एक चीज और बताई मैंने, ऐसी चीज जो साल में कभी कभार होती है, उसका कोई हेड नहीं बनता, और उसे हम क्या लिखते हैं, मिसलीनियस। अगर वो इनकम है तो लिखेंगे मिसलीनियस इनकम, अगर एक्सपेंस है तो लिखेंगे मिसलीनियस एक्सपेंस। इसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, वो ऐसी टर्म्स हैं जो आपके सवाल में आपको बार बार आपको मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन की बात हुई, डोनेशन की बात हुई, लाइफ मेंबरशिप की बात हुई, उसके बाद ऑनरेनियम की बात हुई, एंडोमेंट फंड की बात हुई। बेटा ये वो कुछ ऐसे हेड्स हैं जो बार बार आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो छोटी मोटी टर्म्स हैं जो कभी कभार उसमें नजर आएंगी, वो हम इस लेक्चर में जब उन लेक्चर्स को शुरू करेंगे, जब उनका कहीं जिक्र होगा, हम उन्हें साथ साथ कवर कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही बेटा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।